जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उस पेपर की तैयारी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं अंतिम प्रहार। आज का वायरल पेपर आपका एकदम से रहेगा, इसी में से आपका लगभग सारे प्रश्न फंस जाएंगे और आप लोगों का प्रयास किया गया है कि बेहतर से बेहतर प्रश्न आए और इस प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1860 में दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था बच्चों? गैरीबाल्डी ने, या फिर कावूर ने, या फिर मैजनी ने, या फिर बिस्मार्क ने? तो किसने किया था बच्चों? तो जो आपका एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 है, इसका नेतृत्व किया था गैरीबाल्डी ने, यानी 1000 लोगों के अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो इसे गैरीबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, या फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर? तो बच्चों 1932 में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जातिगत आधार पर निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और उसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन ठान दिया था पूना के यरवदा जेल में। तो वहीं पर गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से जिसे जाना गया था। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी कायम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब बेल्जियम में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, इसके अतिरिक्त और नाम है। क्या इसे प्रांतीय सरकार कहते हैं, या स्थानीय, या सामुदायिक सरकार, या फिर क्षेत्रीय सरकार? तो बच्चों बेल्जियम की जो तृतीय स्तरीय सरकार है उसे सामुदायिक सरकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? केंद्र और राज्य के बीच, या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच, या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच, या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच? तो जो शक्तियों का विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? 50%, या 23%, या 30%, या 33%? तो बच्चों जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है वो 33% दिया गया है लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? इसमें राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन है? नेता हैं, या सक्रिय सदस्य हैं, या फिर अनुयायी हैं, या फिर इनमें से सभी हैं? तो बच्चों राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्सों में नेता भी है, सक्रिय सदस्य भी है और अनुयायी भी है, यानी सभी लोग हैं। अनुयायी अर्थात फॉलोअर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सभी लोग हैं इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? राजतंत्र है, या लोकतंत्र है, या फिर तानाशाही है, या इनमें से सभी है? तो व्यक्ति की गरिमा और समानता, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तानाशाही और राजतंत्र में संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? कौन सी संधि के द्वारा? पेरिस की संधि, या वर्साय की संधि, या फिर वियना की संधि, या कुस्तुनतुनिया की संधि? तो बच्चों जो कुस्तुनतुनिया की संधि है, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा
ये समझौता हुआ था और उसमें यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। भारत माता की छवि को किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या अवनींद्रनाथ टैगोर, या फिर राजा रवि वर्मा। तो बच्चों इसके जो भारत माता की छवि बनाई थी ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के शायद बड़े भाई या पिताजी हैं, इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ये उन्हीं के घर के हैं, तो इन्होंने ही इसे बनाया था। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। कराची अधिवेशन, या फिर मद्रास अधिवेशन, या दिल्ली अधिवेशन, या नागपुर अधिवेशन। तो बच्चों 1920 में दो अधिवेशन हुआ था, एक तो हुआ था कलकत्ता में और एक हुआ था नागपुर में। यहाँ पर कलकत्ता अगर होता तो थोड़ा कन्फ्यूजन बना सकता था, लेकिन कलकत्ता है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सीधे नागपुर आपका आंसर हो जाएगा। इसी में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, जोरदार तरीके से इसे शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों के पास पहुँचा दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। 1971 में, या 1973 में, या 1985 में, या फिर 1911 में। तो बच्चों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना का शुरुआत किया गया था, जिसमें टाइगर को संरक्षित करने की बात की गई थी, और जो टाइगर संरक्षण के लिए सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। नर्मदा नदी पर, या भागीरथी पर, या फिर कोसी पर, या कृष्णा पर। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है बच्चों, और उत्तराखंड में भागीरथी नदी है। नर्मदा जो है ये गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। कोसी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ये भी यहाँ नहीं है, और कृष्णा भी यहाँ नहीं है। सॉरी, कृष्णा और कोसी को उसका शोक नहीं कहते, बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। जौ है, या फिर गेहूं है, या बाजरा है, या फिर चावल है। तो बच्चों इसमें जो बाजरा है ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है, आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। अभ्रक है, या लौह अयस्क है, या फिर सोना है, या बॉक्साइट है। तो बच्चों जो इसमें अभ्रक होता है ये अधात्विक खनिज है, बाकी सभी धात्विक खनिज हैं, जिसमें सब में से धातु प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत यानी कि अनवीकरणीय, नवीकरणीय जिसको बोलते हैं। कोयला है, या फिर पवन ऊर्जा है, या पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है। तो बच्चों इसमें जो पवन ऊर्जा है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बाकी सभी क्या हैं, बाकी और जो सभी हैं वह आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। अगला प्रश्न आप सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय पर, या औसत साक्षरता दर, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो बच्चों ये क्या होता है, उपर्युक्त सभी होता है। इस सब के आधार पर किसी देश का विकास निर्धारित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। रोजगार की शर्तें, या आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, या फिर उद्यमों का स्वामित्व, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों कि इसमें किस आधार पर होता है, तो इसमें होता है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्राथमिक, या फिर द्वितीयक, या तृतीय, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो बच्चों जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल को, या फिर 22 फरवरी, या 24 नवंबर, या फिर 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है बच्चों ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। 1986 में, या 1995 में,
या 1999 या 1896। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो बना था ये 1986 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1986 ईस्वी में। अगले प्रश्न में अब हम लोग यहाँ से खंडवा में प्रवेश करते हैं और खंडवा में वर्णनात्मक एक कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्र राज्य के उदय पर आपको क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्र राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसने आधुनिक विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। यह प्रक्रिया 16वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुई थी। कहाँ से? यूरोप में शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। इसका कारण अगर हम लोग बात करें तो कारण में क्या क्या है? कारण में है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना में क्या? लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ जिससे वह एक साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास के आधार पर एकजुट हुए। केंद्रीय शासन की बात करें तो शक्तिशाली केंद्रीय शासकों ने अपने राज्यों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को महसूस किया। और क्या बच्चों? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में देखें तो व्यापार और उद्योग के विकास ने राष्ट्रीय बाजारों के निर्माण को बढ़ावा दिया जिससे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। परिणाम देखें तो राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन आदि जैसे राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। और क्या हुआ? वैश्विक राजनीति में परिवर्तन भी आया। यानी राष्ट्र राज्यों के उदय ने वैश्विक राजनीति को बदल दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता आंदोलन यानी राष्ट्र राज्यों के उदय ने उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। और क्या किया गया? अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि राष्ट्र राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसने आधुनिक विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीयता की भावना, केंद्रीय शासन और आर्थिक विकास जैसे कारकों से प्रभावित हुई है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर देना। और ये भी आपका आसान है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कब शुरू हुआ? इसको संक्षेप में स्पष्ट करना है। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1919 में। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खिलाफत यानी ओटोमन साम्राज्य जो था उसके समर्थन में शुरू किया गया था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कमज़ोर किया जा रहा था। ओटोमन साम्राज्य को कमज़ोर किया जा रहा था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। यह आंदोलन 1922 तक चला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बन गया। तो ये आपका होगा 4 नंबर का। कितने नंबर का हो जाएगा बच्चों? तो ये आपका 4 नंबर का हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 22 यानी अगला प्रश्न कह रहा है कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किसी 4 विशेषता का आपको वर्णन करना है। तो संघवाद की 4 विशेषताएं देख लेते हैं। एक एक विशेषता एक एक नंबर की होगी। दोहरी सरकार, मतलब संघवाद में दोहरी सरकार होती है। कौन कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और क्या विशेषता होता है? शक्तियों का विभाजन। भैया शक्तियों का विभाजन भी होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान की सर्वोच्चता, तो संघवाद में संविधान सर्वोच्च होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो संघवाद में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो संविधान की व्याख्या करती है। अथवा क्या करना है? राजनीति में जाति के नकारात्मक पहलू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं भैया, राजनीति में जाति के आधार पर वोट बैंक बनाने की कोशिश से समाज में विभाजन होता है।
यह जातिवाद को बढ़ावा देता है और विकास के मुद्दों से ध्यान हटाता है। जाति के आधार पर राजनीति करने से सामाजिक समानता भी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, क्योंकि इससे कुछ जातियों को विशेष लाभ पहुंचाया जाता है। सही भी है, कुछ जातियों को विशेष लाभ पहुंचाया जाता है तो कुछ जातियों को वंचित कर दिया जाता है। इससे समाज में तनाव और हिंसा भी बढ़ सकती है। इसके अलावा जाति के आधार पर राजनीति करने से योग्यता और क्षमता की अनदेखी होती है, जिससे देश के विकास में बाधा आती है। तो देखिए, फायदा आपको ये है कि हर प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है, दोनों में से कोई भी एक जो आप जाने उसे आप कीजिए और जो बेहतर जाने उसे ही करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनों की हानि से क्या आशय है। वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। वनों की हानि से आशय है वनों के क्षेत्रफल में कमी होना। यह मानव गतिविधियों जैसे कि वृक्षों की कटाई, शहरीकरण और खेती के लिए भूमि का उपयोग करने से होता है। वनों की हानि से होने वाले 3 प्रभाव हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है जैव विविधता की हानि होगी। वनों की हानि से कई प्रजातियों के आवास नष्ट होते हैं, जिससे जैव विविधता कम होती है। मृदा अपरदन की बात करें तो वनों की हानि से मृदा अपरदन बढ़ता है, जिससे भूमि की उर्वरता कम होती है। अगला देखें, जलवायु परिवर्तन। तो वनों की हानि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। अथवा इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। अथवा में क्या कह रहा है कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह परिवहन का सबसे लचीला और सुविधाजनक साधन है। यह परिवहन का एकमात्र साधन है जो दरवाजे से दरवाजे तक सेवा प्रदान करता है। सड़क परिवहन में कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और यह परिवहन का सबसे तेज साधन है, खासकर कम दूरी के लिए। इसके अलावा सड़क परिवहन में माल की लेट फेट करना यानी लाना ले जाना आसान होता है और यह परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता भी है। अथवा मान लीजिए, ये तो आपका हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। उपभोक्ता जागरूकता के लिए 4 उपाय बताना है। पहला उपाय देखते हैं कि 4 उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला है शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना है। और क्या करना है, माध्यमों का उपयोग करना है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो है और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का उपयोग करके उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाना है। और क्या, उपभोक्ता संगठनों की स्थापना करनी है, जिसमें उपभोक्ता संगठनों की स्थापना करना जो उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करे। और सरकारी पहल में देखें तो सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाना और उसका पालन करवाना। ये आपका है क्या, उपभोक्ता जागरूकता हेतु उपाय। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना अथवा में कि संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बीच मुख्य भेद हैं। क्या क्या हैं? संगठित क्षेत्रक में सरकारी और निजी क्षेत्र की बड़ी इकाइयां शामिल होती हैं, जहां कर्मचारियों को नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ मिलते हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में छोटे और अनौपचारिक व्यवसाय शामिल होते हैं, जहां कर्मचारियों को कम वेतन, अनियमित काम और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, लेकिन उनकी आय और जीवन स्तर कम होता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की अधिक सुरक्षा और वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालना है।
तो भैया वैश्वीकरण का भारत में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। यहाँ 4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। चलिए देख लेते हैं। पहला तो है आर्थिक विकास। पहला बिंदु क्या है? आर्थिक विकास है। वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ा दिया है। विदेशी निवेश, व्यापार और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। और क्या हुआ है? उद्योगों का विकास अगर देखें तो वैश्वीकरण ने भारत में उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है। आईटी, बीपीओ और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। तीसरा बिंदु अगर देखें तो तीसरा बिंदु है रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण ने भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। जैसे आईटी और बीपीओ जैसे क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और अगला पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। विदेशी संस्कृतियों के साथ संपर्क में आने से भारतीय संस्कृति में भी बदलाव आया है और लोगों को वैश्विक संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिला है। इन बिंदुओं से पता चलता है कि वैश्वीकरण ने भारत को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद की है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक प्रदूषण। ये नकारात्मक प्रभाव भी इसके पड़े हैं। अगर मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में क्या है? अथवा कह रहा है कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में देखते हैं, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर तुलना की गई है। जैसे तुलना में देखें तो सबसे पहला बिंदु अगर हम लोग ध्यान दें बच्चों तो क्या है? ब्याज दर ही है। औपचारिक स्रोतों में ब्याज दर कम होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दर अधिक होती है। जमानत की बात करें तो औपचारिक स्रोतों में जमानत की आवश्यकता होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में जमानत की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ समझ लीजिए, जैसे ब्याज दर की बात करें तो बैंक से अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसकी ब्याज दर कम होगी, लेकिन अगर आप कहीं गांव में ऐसे किसी से ले लेते हैं तो वो अपने मनमाफी ब्याज लगाएगा। जमानत की बात करें तो बैंक से ब्याज लेने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे ज़मीन होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप किसी और से लेने जा रहे हैं कर्ज तो वो आपकी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, तवज्जो नहीं देगा। हाँ, ध्यान देगा, लेकिन उसके लिए वो आपसे कोई भी कागजात नहीं मांगेगा। वही चीज़ यहाँ पर है। ऋण की अवधि, औपचारिक स्रोतों में ऋण की अवधि अधिक होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में ऋण की अवधि कम होती है। और दस्तावेजी प्रक्रिया में बात करें तो औपचारिक स्रोतों में दस्तावेजी प्रक्रिया अधिक होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में दस्तावेजी प्रक्रिया कम होती है। अगला बात करें बच्चों अब यहाँ से, तो यहाँ से देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हुआ, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन मतलब नेपोलियन बोनापार्ट की यहाँ पर बात हो रही है। उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन कौन था और उसने क्या क्या सुधार किए थे, इसके बारे में देखते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और राजनेता थे, जिन्होंने 1804 से 1815 तक फ्रांस के शासक के रूप में कार्य किया। वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरे और अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से यूरोप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब इसमें पूछा गया है कि नेपोलियन के सुधार, तो भैया नेपोलियन के सुधार भी देख लेते हैं। सबसे पहला सुधार तो इनका यही आता है, नागरिक संहिता। नागरिक संहिता में क्या कह रहा है बच्चों? नेपोलियन ने नागरिक संहिता, जिसको हम लोग कोड नेपोलियन की बात भी करते हैं, की स्थापना की, जो फ्रांसीसी नागरिक कानून का आधार बन गई। इस संहिता ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकारों को मान्यता दी और फ्रांस में आज भी इसी के आधार पर कार्यान्वयन हो रहा है। आदर्श माप तौल की बात करें
तो आदर्श माप और तौल की भी इन्होंने बात की है। नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन ने मीट्रिक प्रणाली को अपनाया, जो आज भी फ्रांस में उपयोग की जाती है। फ्रांस में जो नेपोलियन ने प्रणाली अपनाई थी वो प्रणाली आज भी चल रही है। और बैंक ऑफ फ्रांस की बात करें तो नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो आज फ्रांसीसी केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे फ्रांसीसी केंद्रीय बैंक क्या है? बैंक ऑफ फ्रांस है। प्रशासनिक सुधार की अगर बात करें तो नेपोलियन ने फ्रांसीसी प्रशासन में सुधार किया, जिसमें प्रीफेक्ट नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो विभागों का प्रशासन संभालते थे। और क्या है? सड़क और पुल निर्माण। सड़क और पुल निर्माण, तो नेपोलियन ने फ्रांसीसी सड़क और पुल निर्माण में सुधार किया, जिसमें कई नई सड़कें और पुल बनाए गए। नेपोलियन के सुधारों ने फ्रांस को एक आधुनिक और केंद्रीकृत राज्य बनाने में मदद किया, और उनके कई सुधार आज भी फ्रांस में उपयोग किए जाते हैं। जैसे जो नेपोलियन ने 1804 से 1815 के बीच में सुधार किया था बच्चों, उसमें से बहुत सारे सुधार आज भी वहाँ पर चल रहे हैं, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, फ्रांस के लोग। मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में आप इसको बता देना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1930 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि कब शुरू हुआ था। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1930 में बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का एक नया मार्ग दिखाया। क्या किया? अहिंसक मार्ग, मतलब उसका एक अहिंसक भी था और शांतिपूर्ण भी था, उसका इन्होंने मार्ग दिखाया। लेकिन इस आंदोलन की भी कुछ सीमाएं थीं, जिन्होंने इसके प्रभाव और सफलता को प्रभावित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सामाजिक और आर्थिक असमानता रही। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों ने भाग लिया। गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त थे। भाई जो गरीब वर्ग था वो रोटी जुटाने की व्यवस्था में था, कपड़े जुटाने की व्यवस्था में था, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो पाया, और ये भी इसकी एक असफलता का महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए कठोर नीतियों को अपनाया। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, और कई बार हिंसा का सामना भी उन्हें करना पड़ा। आंदोलन की सीमित पहुंच भी रही, ये भी एक प्रमुख कारण रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, क्योंकि धनी और अमीर लोगों का था। ग्रामीण क्षेत्रों में इस आंदोलन की पहुंच कम थी, जिससे इसका प्रभाव भी बहुत कम हो गया। और क्या था बच्चों? और था आंदोलन की अल्पकालिकता। सविनय अवज्ञा आंदोलन अल्पकालिक था, जिससे इसका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ा। आंदोलन के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को फिर से स्थापित कर लिया था। क्या कर लिया? अपने शासन को इसने फिर से स्थापित कर लिया था। एक बार ज़बरदस्त तरीके से सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ इसे आप लोग लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना कीजिए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विविध रूप हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रूपों की विवेचना की गई है। जैसे पहला क्या है? तो संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में देखें तो संघीय व्यवस्था में सत्ता
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। जब संघीय होता है तो क्या होता है, मतलब उसमें केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित हो जाता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर नियंत्रण रखती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय विषयों पर नियंत्रण रखती हैं। और क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था में सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री होता है। सत्ता का केंद्र कौन होगा बच्चों? तो सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है। भाई मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री रहेंगे, इसका चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और उन्हें विभिन्न विभागों का प्रभार भी देता है। इसके बाद अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था की, तो संसदीय व्यवस्था में सत्ता का केंद्र संसद होता है, जो सरकार का गठन करती है और उसे जवाबदेह ठहराती है। अगला देखें तो अगला कह रहा है जिला प्रशासन। क्या है? जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में सत्ता का केंद्र जिला अधिकारी होता है। जिले का कोई भी निर्णय लेना है तो कौन लेगा? जिलाधिकारी, जो जिले के प्रशासन का नेतृत्व करता है। और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन भी है बच्चों। स्थानीय स्वशासन में क्या है? स्थानीय स्वशासन में सत्ता का केंद्र स्थानीय निकाय होते हैं। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गई, नगर निगम हो गया, तो इसमें सत्ता का अधिकारी कौन होता है? तो इसमें आपका सत्ता का अधिकारी स्थानीय निकाय का जो भी अध्यक्ष होगा, जो स्थानीय विषयों पर नियंत्रण रखते हैं। इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में आप इसे कर लेना कि राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय। भाई महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है बच्चों? जटिल भी है। जाति भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है और इसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है। यहाँ कुछ बिंदुओं पर विवेचना की गई है। राजनीति पर कैसे पड़ता है, इसकी विवेचना यहाँ पर की गई है। जैसे पहला पॉइंट है जाति और वोट बैंक। तो जाति और वोट बैंक को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो क्या कह रहा है कि जाति भारतीय राजनीति में वोट बैंक की राजनीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद क्या है बच्चों? जाति और राजनीतिक दल की बात करें तो कई राजनीतिक दल जाति के आधार पर बने हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों के लिए काम करती है। अगर बात किया जाए तो देखिए, जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टी हो गई बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों के लिए है, और समाजवादी पार्टी जो अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के लिए काम करता है। जाति और नेतृत्व की बात करें तो जाति का प्रभाव राजनीतिक नेतृत्व पर भी पड़ता है। जैसे कई नेता हैं, आप देखते होंगे, जो क्षेत्र जैसा बाहुल्य है, अगर किसी क्षेत्र में सवर्ण ज़्यादा है तो वहाँ पर सवर्ण लोगों को नेतृत्व के लिए उतारा जाता है प्रतिनिधि के रूप में, और अगर कोई कहीं पर संख्या ज़्यादा ओबीसी की है तो वहाँ ओबीसी नेता उतारे जाते हैं। कई नेताओं को उनकी जाति के आधार पर समर्थन भी मिलता है। अगला देखें तो जाति और सामाजिक न्याय। जाति और सामाजिक न्याय की बात करें तो जाति का मुद्दा सामाजिक न्याय के साथ भी जुड़ा हुआ है। कई दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। जाति और चुनाव, तो जाति का प्रभाव चुनावों पर भी पड़ता है। उम्मीदवारों को उनकी जाति के आधार पर वोट मिलते हैं। इस प्रकार से कई प्रभाव हम लोगों ने देखा। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से और लाइक कर दीजिए, और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है भू संसाधन को परिभाषित कीजिए तो एवं भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा कीजिए। तो भैया भू संसाधन की परिभाषा में देखें, भू संसाधन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से है, जिनका उपयोग मानव अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। इन संसाधनों में मिट्टी, जल, वनस्पति, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप में समय के साथ परिवर्तन आया है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलू हैं। जैसे क्या है, कृषि की बात करें
तो भारत में कृषि सबसे बड़ा भू उपयोग है, जो लगभग 51% भू क्षेत्र को कवर करता है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति भारत के 24% भू क्षेत्र को कवर करती है। कृषि 51% और वनस्पति 24%। अब कितने हो गए? तो 24 और 51 हो गए 76%। चरने और घास की मैदानों की बात करें तो चरने और घास के मैदान भारत के लगभग 3.5%, यानी 76, 3, 79, लगभग 80% कह सकते हैं, हो गया। बंजर भूमि की बात करें तो ये कितना है? 6% है। बंजर भूमि कितना है? 6%, जो कि अब 85.5 हो गए। नगरीय और शहरीय क्षेत्र करें तो नगरीय और शहरीय क्षेत्र कितना हो गया बच्चों? 3% पर, यानी कि अब कितने हो गए? तो हो गए 88.5%। और जल संसाधन की अगर बात करें तो जो जल संसाधन है ये कितना करता है? 4.6%, यानी लगभग 90% भूभाग को ये कवर करते हैं। अथवा मान लीजिए आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना कि भारत के कुछ भागों में जल दुर्लभता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका समीक्षा कीजिए एवं इसके समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। तो भैया देख लेते हैं। भारत के कुछ भागों में जल दुर्लभता एक गंभीर समस्या है जिसका सामना कई लोग कर रहे हैं। यहाँ कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जल दुर्लभता एक समस्या बनी है। तो क्या क्या कारण है? भारत में वर्षा का वितरण असमान है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। भारत में जल संसाधनों का अभाव है, जिससे जल दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। जल प्रदूषण भी जल दुर्लभता की एक प्रमुख समस्या है, जिससे जल संसाधनों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। अनियोजित जल उपयोग भी, जैसे अनियोजित जल उपयोग क्या है? मतलब हमें जितनी आवश्यकता उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उपयोग कर लेते हैं। जल दुर्लभता की एक प्रमुख समस्या है, जिससे जल संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। भाई मान लीजिए हमें 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है और यहाँ पर देखते हैं टोटी खोल दिए तो पानी बह रहा है, तो इससे क्या होगा? जल की दुर्लभता तो आएगी ही आएगी ना। अब इसके समाधान हेतु उपाय की अगर हम बात करें तो पहला उपाय है जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे जल संसाधनों का उपयोग कम किया जा सकता है। इसके लिए जल संचयन मतलब जल का संग्रह करना, पुनर्चक्रण यानी उसका पुनः प्रयोग करना और जल की बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों? और हो सकता है वर्षा जल संचयन का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे वर्षा के पानी को संचित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है और उसका उपयोग भी किया जा सकता है। जल संसाधनों का उचित प्रबंधन भी जल दुर्लभता की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। इसके लिए जल संसाधनों का सर्वेक्षण यानी संरक्षण, जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए योजना बनाना और जल संसाधनों का संरक्षण करना शामिल है। और अगला बिंदु अगर देखें तो अगला बिंदु कह रहा है कि जल शिक्षा और जागरूकता भी जल दुर्लभता की समस्या को हल करने में मदद कर सकती है। जैसे जब लोगों को जल के बारे में पता ही नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगी, तो कैसे मदद होगा? इसके लिए लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना, जल संचयन के तरीकों के बारे में जानकारी देना और जल संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। सभी लोग शेयर लाइक करते रहिए। हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं? इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए। तो भैया भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन और व्यापार जैसी सेवाएं शामिल हैं, जो वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका महत्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यह जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है और क्या करता है? आर्थिक विकास को गति देता है और तकनीकी प्रगति व वैश्वीकरण के कारण इसमें तेजी से विस्तार हो रहा है।
जिससे यह भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बन गया है। तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व की समीक्षा। तो देखें इसमें क्या है, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान, तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। रोजगार सृजन की बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। खासकर कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए ये अधिक रोजगार देता है। आर्थिक विकास का चालक अगर देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और वित्तीय सेवाओं के विकास से अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि और उद्योग को मदद मिलती है और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार में क्रांति तथा वैश्वीकरण ने इस क्षेत्र के विस्तार को तेज किया है, जिससे भारत वैश्विक आईटी और सेवा के रूप में उभरा है। जीवन स्तर में सुधार बिल्कुल है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन सेवाएं जब आपको मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं की निम्न तथा दयनीय स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, विवेचना कीजिए। कौन कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं बच्चों, आप लोगों को बताना है। तो भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, रूढ़िवादी सोच, अशिक्षा, आर्थिक असमानता, हिंसा और कानूनी या प्रशासनिक कमियां जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं। जिसमें क्या है, उत्तरदायी कारक जो हैं वो कौन कौन से, पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सामाजिक सोच। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है और उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित रखने की सोच हावी है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी, महिलाओं को शिक्षा और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ना होना उनकी दयनीय स्थिति का एक बड़ा कारण है। और क्या है, आर्थिक असमानता और निर्भरता भी है। महिलाओं को कम वेतन वाली, कमतर समझी जाने वाली नौकरियों में रखा जाता है और वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिलती है। और क्या है, हिंसा और सुरक्षा का अभाव भी है। भैया घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज के लिए हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाओं की उच्च दर महिलाओं की असुरक्षा को दर्शाती है। सामाजिक कुप्रथाएं और भेदभाव भी हैं, जैसे कि बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं महिलाओं की स्थिति को खराब करती हैं। कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं। कौन कौन सी, कानूनों के उचित क्रियान्वयन का अभाव और धीमी न्याय प्रक्रिया महिलाओं को न्याय से वंचित रखती है। पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और 10-20 साल तक वो फ्री घूम रहा है, बेल हो गई, जमानत हो गया, उस पर आया, 4-6-10 साल वैसे घूम रहा है, तब कहीं जा कर के उसको सज़ा होती है। और इतनी धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण समस्या ये हो जाती है कि महिलाओं, मान लीजिए किसी महिला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, वो न्यायालय में गई है तो उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया है, तो पता लगता है जब तक उसका आदेश आता है कि नहीं परिवार में इसको इतना हिस्सा मिले, ये हो, तब तक उसका जीवन बुढ़ापे के कगार पर आ जाता है। वो उसकी युवा अवस्था, जवानी अवस्था वैसे ही बेकार चली जाती है। श्रम का लैंगिक विभाजन, महिलाओं के काम जैसे कि घर के काम को कम आंकना और केवल पुरुषों के काम को महत्व देना भी आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। इन कारकों के कारण महिलाएं अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पीछे रह जाती हैं, जिससे उनकी स्थिति दयनीय बनी रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पवन तथा जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के तेजी से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं।
सामान्यतः मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं तथा दोनों में संतुलन होता है। प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा यह संतुलन कभी कभी बिगड़ भी जाता है। मृदा अपरदन के प्रकार में देखें तो जल अपरदन है, जिसमें जल मृदा अपरदन का शक्तिशाली एजेंट है। जल के कारण होने वाले अपरदन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे चादर अपरदन, सीट इरोजन जिसको बोलते हैं। जब मृदा की ऊपरी परत विस्तृत क्षेत्र में बहते जल द्वारा बह जाती है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? चादर अपरदन। छोटी नदी अपरदन क्या है? यह चादर अपरदन का दूसरा चरण होता है। यदि अपरदन बिना रुके काफ़ी समय के लिए होता रहे तो छोटी उंगली के आकार की नालियाँ विकसित हो जाती हैं जो कुछ सेंटीमीटर गहरी होती हैं। समय के साथ साथ इन नदियों की संख्या बढ़ती जाती है तथा ये गहरी और चौड़ी हो जाती हैं और पेड़ की शाखाओं तथा तने के समान लगने लगती हैं। इसे छोटी नदी अपरदन कहते हैं। और क्या है? अवनालिका अपरदन भी है। अवनालिका अपरदन क्या है? यह चादर अपरदन का तीसरा चरण है। मृदा के अधिक अपरदन के साथ छोटी नदियाँ गहरी तथा बड़ी हो जाती हैं और अंततः अवनालिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अवनालिका अपरदन का प्रमुख कारण वनस्पति का नष्ट होना है, जी विशेष रूप से पेड़ों का कटना जिनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। अवनालिकाएं कृषि भूमि का कटाव कर देती हैं तथा पूरा क्षेत्र उत्खात भूमि में बदल जाता है। अवनालिका अपरदन बीहड़ खड्डों के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है। अथवा मान लो इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना कि गन्ना उत्पादक के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं तथा मुख्य उत्पादन राज्यों का उल्लेख करना है। गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं? तो जलवायु देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल जिसे 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही अंकुरण के समय 20 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। गन्ने की बात हो रही है। वर्षा भी हो चाहिए भैया, तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 से 150 सेंटीमीटर, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर भी उपयुक्त है। वार्षिक वर्षा आदर्श होती है जिसमें अच्छी जल निकासी आवश्यक है, यानी अगर बहुत जल भराव हो गया तो गन्ना खराब हो जाता है, सूखने लगता है। और मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ दोमट मिट्टी, गहरी और चिकनी दोमट मिट्टी या दक्षिण भारत की लावा यानी काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी भी उपयुक्त मानी जाती है। श्रम की अगर बात करें, लेबर की बात करें तो रोपण, निराई गुड़ाई और कटाई के लिए सस्ते और पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है। भाई मेहनत तो काफ़ी लगेगा और सस्ते नहीं होंगे तो फिर आपका लाभ नहीं होगा। मुख्य उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश अपना है ही। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, खासकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। और कौन सा है? और है महाराष्ट्र। क्या बच्चों? महाराष्ट्र है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, काली मिट्टी और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के कारण। और कर्नाटक की बात करें तो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से ये भी एक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। इसमें कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि व आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आर्थिक गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधि से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो धन कमाने, वस्तुएं या सेवाएं उत्पन्न करने, उपभोग करने या वितरित करने के उद्देश्य से की जाती हैं, जैसे नौकरी करना, व्यवसाय चलाना या कोई सेवा देना जिससे आय प्राप्त हो। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण अगर देखें तो आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से कार्य की प्रकृति और उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है भैया? इससे पृथ्वी से सीधे प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है, जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन है और संग्रहण है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो यह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त
कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करता है, इसको विनिर्माण भी कहा जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन और द्वितीयक को विनिर्माण। उदाहरण में जैसे उद्योग हो गया, निर्माण और कारखाने हो गए। और तृतीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में क्या है बच्चों, सेवा क्षेत्र है, यह वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि खुदरा है, परिवहन है, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, मनोरंजन है और संचार है। बीमा वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। अथवा अथवा क्या कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। जहां संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा, नियमित काम और लाभ जैसे कि पेंशन और छुट्टी मिलते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। जैसे छोटे दुकानदार, निर्माण श्रमिक और खेतिहर मजदूर इसमें शामिल होते हैं। संक्षेप में यह वर्गीकरण कार्यस्थलों और रोजगार की शर्तों को स्थिरता और सुरक्षा पर आधारित है, जिसमें श्रमिकों के जीवन और काम करने की परिस्थितियों में मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो कहाँ पर किया बच्चों, तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था अहमदाबाद में। कहाँ पर किया था, अहमदाबाद में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अहमदाबाद कहाँ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए, ये गुजरात का जो ये ऐसे कर्व बना है भारत का और भारत का और गुजरात का, मतलब ये इधर जो ये वाला हिस्सा ऊपर गया है ना, बाउंड्री वाला, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर है आपका अहमदाबाद, इसके जस्ट ऊपर है कौन सा, तो उसके जस्ट ऊपर है गांधीनगर। अहमदाबाद वहाँ पर है, गांधीनगर वहाँ पर है और खेड़ा थोड़ा सा इधर पर है। तो हमको अहमदाबाद भरना था और ये आपका अहमदाबाद वाला स्थान हो गया। इसके बाद में अगले में चलते हैं। अगला कह रहा है वहाँ स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। वह स्थान जहाँ पर सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। नमक कहाँ बना था बच्चों, तो नमक बना था दांडी में। कहाँ पर बना था, गांधी जी के द्वारा दांडी में बना था। दांडी मार्च आप लोगों ने सुना होगा, और दांडी यहीं पर है। ये आपका स्थान है जो समुद्र वाला स्थान है, ये आपका क्या है, दांडी है। इसके बाद में अगला चलते हैं। अगला देखते हैं कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम ट्रिपल यस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब यहाँ मैप में आना है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र तो भारत के बहुत से हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है बच्चों, भारत के बहुत से हैं। लेकिन तमिलनाडु में कलपक्कम, कुडनकुलम और कुडनकुलम है। तो कलपक्कम आपका यहाँ पर है। कलपक्कम कहाँ पर है, यहाँ पर। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है और लिख देंगे कलपक्कम। कलपक्कम, कुडनकुलम और एक कोई और है, मिस हो रहा है इसमें दिमाग से। जहाँ पर बिंदी रखी है वो स्थान है, नहीं तो हम जो घेरे हैं उसको आप लोग समझ लो। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में फिर यहाँ पर भी एक स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरठ के पास में, इसको बोलते हैं बुलंदशहर। ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, नरौरा ताप केंद्र जिसको कहते हैं, बुलंदशहर में। तो आप लोगों को इसमें से कोई भी स्थान, आपको एक स्थान दर्शाना है, लेकिन ध्यान रहे वो यस 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 से कहे हैं, तो ऐसे 3 बार यस लिख देना और ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगले में देखते हैं, इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, मतलब अपने राज्य की बात हो रही है कि कोई एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र बताओ जो आपको यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया, जो भी चिन्ह देगा उस हिसाब से। तो बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य में जो गन्ना उत्पादन क्षेत्र है वो गोंडा में बहुत ज़बरदस्त है, बलरामपुर में बहुत ज़बरदस्त है, और ये वही स्थान आपका हो गया, गोंडा और बलरामपुर वाला ही मैंने घेरा है। थोड़ा सा अगर इस तरफ आएंगे तो गोरखपुर हो जाएगा, जहाँ की गन्ना की खेती कम होती है। तो ऐसे आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, गोंडा। हालांकि ये गोंडा बलरामपुर दोनों क्षेत्र को मैंने घेरा है, क्योंकि बलरामपुर एकदम से बॉर्डर के किनारे है और गोंडा कहाँ है, इधर है। थोड़ा सा इधर चलेंगे तो वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गन्ने की खेती अच्छी होती है। मतलब अगर इस साइड में आप कहीं लगा दे रहे हैं तो यहाँ पर मेरठ वगैरह में भी गन्ने की खेती होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला करें सलाल बांध। सलाल बांध, तो सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध बच्चों कौन सी नदी पर है?
सलाल, बगलिहार और सतलज, ये तीनों बांध चिनाब नदी पर है। कंफ्यूज मत होना, सतलज नदी अलग है और सतलज बांध अलग है। तो सलाल बांध चिनाब नदी पर है और चिनाब नदी यहाँ से ऐसे बहती है, तो सलाल बांध आप यहीं पर ऐसे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहीं पर आप दर्शा देंगे और ये आपका हो जाएगा सलाल बांध। जो भी चिन्ह देगा उस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ये भी ध्यान रखना है। सलाल बांध आपका हो गया। अगला देखते हैं, तो अगला कह रहा है दक्षिण भारत की कोई एक नदी। अब देखो दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे, ये है आपका कर्नाटक वाला हिस्सा, और कर्नाटक वाले हिस्से में यहीं से बहती है कावेरी। तो आप ऐसे इसको लिख देंगे कावेरी। कौन सी नदी लिखेंगे? कावेरी। ये आपकी कावेरी नदी हो गई। और अगर बात करें तो इधर ये गोदावरी भी है, कृष्णा है, कृष्णा इस तरफ ऐसे बहती हुई आती है। तो आप लोगों का ये हो गया। अगला बच्चों आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान का राजधानी नगर, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कौन सी राजधानी है बच्चों? जयपुर है। और ये वाला हिस्सा, ये इतना पूरा क्षेत्र आपका ये है राजस्थान, और जयपुर आपका जो है वो यहीं पर है। तो ये जो मैंने ये बिंदी रखा है ना, पहली वाली बिंदी जो रखी है, हाँ, ये जहाँ से मैंने इसको कर्व किया है, ये वाला, यही आपका जयपुर हो जाएगा। इसके बाद में अगला कह रहे हैं वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भैया 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जो कर्व आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश वाला, ये वाला ऐसे कर्व देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा उभार है, और जहाँ हमने इस समय बिंदी रखा है सटीक ये वही जगह है मद्रास, यानी कि चेन्नई, जहाँ बिंदी एक बीच में दिख रही है ना यहाँ पर। तो ये आपका क्या है? मद्रास है। और 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में ही हुआ था, वर्तमान नाम इसका चेन्नई है, और ये आपके तमिलनाडु राज्य की इस समय राजधानी भी है। अगला प्रश्न कह रहे हैं वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ किया था? तो नील की खेती करने वाले किसानों ने चंपारण में किया था सत्याग्रह, गांधी जी की अगुवाई में। और चंपारण कहाँ है? तो चंपारण देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप आपका यहाँ तक है, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा उभार देख रहे हैं, और जहाँ पर ये बिंदी इस समय रख गई, ये हमने जो गोल घेरा घेर दिया बिंदी रख करके, एकदम से बॉर्डर के किनारे हिमालय की तलहटी में ही है चंपारण। तो ये जो यहाँ पर बिंदी रखी है ना बॉर्डर के किनारे, वही है चंपारण। वर्तमान में चंपारण क्षेत्र में बिहार में दो जिले हैं, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण, और गांधी जी ने पश्चिमी चंपारण में किया था, और वहीं पर इसकी बात हो रही है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है मोतिहारी एक स्थान था, वहीं पर उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, जो चंपारण क्षेत्र का मुख्यालय था। यहाँ पर कह रहा उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी बेटा प्रयागराज से। कहाँ हुआ था? प्रयागराज से। और प्रयागराज कहाँ है? तो प्रयागराज इस हिस्से में पड़ेगा, सॉरी ज़्यादा नीचे थोड़ा सा हो गया है, बिंदी यहाँ पर रख लीजिए, और ये आपका हो गया प्रयागराज। ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये आपका हो गया प्रयागराज। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। और सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था अहमदाबाद में। ज़्यादा ऊपर चले गए गांधीनगर के पास, ये है आपका अहमदाबाद, जो नीचे वाली बिंदी है, नीचे वाली बिंदी ही आपका अहमदाबाद है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? अहमदाबाद। अहमदाबाद ऐसे लिखते भी रहेंगे, पेंसिल से भरना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसके बाद में अगले में देखें तो अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये जलियांवाला बाग जो हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। देखिए अभी हमने बताया था इस तरफ बिंदी रखेंगे तो लाहौर, और जस्ट इस तरफ उसके सामने ज़्यादा अंदर हो गया, और इधर थोड़ा सा किनारे होना चाहिए। चलिए यहाँ पर अगर लगा देते हैं अमृतसर, इधर वाली बिंदी जो मतलब पश्चिम तरफ वाली बिंदी है, बॉर्डर के किनारे वाली, उस तरफ वाली बिंदी अगर आप लोग लगा देंगे, हाँ ये वाला जो मतलब कई बिंदियाँ यहाँ पर रख गई हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट, अब नहीं हो पाएगा,
ये वाली बिंदी जो आपकी है, हाँ ये सटीक अमृतसर पर रख गया है। अमृतसर आपका यहीं पर है जहाँ इस समय हमने रखा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो अभी हमने आप लोगों को बच्चों कावेरी नदी बताया था। अब की बार आप लोग कृष्णा देख लीजिए। और कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती है और ऐसे घूम करके आकर के यहाँ पर गिरती है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। अगला कह रहा है कि कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। भैया कपास की खेती अगर देखें तो गुजरात में बहुत ज़बरदस्त होती है, महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त होती है। तो कपास का तो कोई भी क्षेत्र आप यहीं पर ऐसे दर्शा दीजिए और लिख दीजिए महाराष्ट्र। क्या लिख देंगे? महाराष्ट्र। जो भी चिन्ह देगा उस चिन्ह के द्वारा आप लोग दर्शा देंगे। कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर होती है, तो आप दोनों में से कोई भी एक स्थान दर्शा देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा ओडिशा का एक प्रमुख समुद्र पत्तन बंदरगाह। अब याद कीजिए मैप में, यहाँ से ये वाला हिस्सा आपका ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है ये वाला हिस्सा। और इसके जस्ट नीचे ये हिस्सा आपका क्या है? ये उड़ीसा है। इसके जस्ट नीचे यहाँ तक का ये आपका आंध्र प्रदेश है, और ऊपर तक ही था, आंध्र प्रदेश यहीं तक है। ये हिस्सा आपका तमिलनाडु है और ये हिस्सा आपका केरला था। हमसे उड़ीसा पूछा है, तो उड़ीसा का जो ये कर्व दिख रहा है ना, जहाँ पर हमने बिंदी रखा है, ये वाला हाँ ये वाली जो कर्व दिख रही है ये बिंदी, यही आपका है। एक यहीं पर है पारादीप। कौन सा द्वीप है? पारादीप बंदरगाह एक है, जहाँ पर हमने ये अभी घेर दिया है। चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्टता हो जाए। ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो हिस्सा है यही आपका है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बच्चों? पारादीप बंदरगाह। अगर क्लास पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारा प्रश्न आपका मानचित्र का 10 का 10 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और बता दें आप लोगों का जिस भी दिन ये पेपर होगा उसके एक दिन पहले आपका हम फिर से मानचित्र का कार्य चलवा देंगे। फिर से जो कुछ बचे हुए टॉपिक होंगे उनको मैं फिर से ले लूँगा, और साथ ही साथ आप लोगों का इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊँगा। MCQ है या और चीज़ें हैं, वो मैं अगले एपिसोड में फिर आप लोगों को दूंगा। ये कह रहा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र अभी मैंने बताया था, अपने उत्तर प्रदेश का ही लिखिए भैया। ये बुलंदशहर आप लोग यहाँ पर लिख देना। कौन सा शहर? बुलंदशहर। और ध्यान रखना इस बुलंदशहर का स्थान अगर सटीक स्थान लिखना चाहते हैं तो नरौरा लिख देना। क्या लिख देना? नरौरा। नरौरा स्थान है और बुलंदशहर उस स्थान का नाम है, शहर का नाम है, तो नरौरा लिख देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है असम का राजधानी नगर। असम का राजधानी नगर। अब आपको याद होना चाहिए कि ये तो है पश्चिम बंगाल, मतलब इधर तो है ये वाला हिस्सा है पश्चिम बंगाल। और इधर की अगर हम बात करें तो इधर यहाँ पर थोड़ा सा मेघालय का हिस्सा पड़ जाता है। ये हिस्सा पड़ जाता है मेघालय का। और जो असम था ये यही है आपका दिसपुर। और नीचे एक मिनट, ये सभी मिटाने दीजिए। दिसपुर आप यहाँ पर थोड़ा सा इधर, हाँ ये ऐसे यहीं पर कर दीजिएगा दिसपुर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उतना मान्य हो जाता है थोड़ा बहुत। हालांकि मैप वहाँ पर बड़ा रहेगा, यहाँ स्क्रीन हमारे सामने छोटी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, हमको भी और आपको भी। अगला कह रहे हैं वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सितंबर 1920 यहाँ कंफर्म कर दिया है। तो सितंबर 1920 वाला कलकत्ता में हुआ था। और ये आपका ऊपर ज़्यादा निकल गए, हाँ ये नीचे वाला स्थान है, यही आपका जो नीचे वाली बिंदी है ये आपकी कौन सा स्थान है बच्चों? कलकत्ता है। और यहीं पर सितंबर 1920 में आपका अधिवेशन हुआ था। इसके बाद में चलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर था, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, कोई बात नहीं। ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर है? अमृतसर में। देखिए जितनी बार आप इसको भरेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको स्थान याद होते जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून कहाँ तोड़ा? तो दांडी में तोड़ा था। कहाँ पर? दांडी में। और दांडी कहाँ है? तो दांडी इस स्थान पर है, ये है आपका दांडी, जहाँ पर मैंने बिंदी रखा है।
चलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि समय भी आपका ना बर्बाद हो। आपके पास अब मात्र अगर देखा जाए तो आज 8 तारीख हो गया और 18 को आपको पेपर में बैठना है। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो गुजरात में किसानों ने कहाँ किया था बाबू? गुजरात में किसानों ने खेड़ा में किया था। ध्यान रखना है, गुजरात में जब पूछेगा तो खेड़ा, बिहार में पूछेगा तो चंपारण। और गुजरात में कहाँ किया? खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है? हमने अभी आपको बताया, ये है आपका अहमदाबाद, ओ सॉरी उधर चले गए, ये है आपका अहमदाबाद, इसके जस्ट ऊपर आपका है गांधीनगर और ये वाला स्थान आपका है खेड़ा। खेड़ा बिंदी तो दिख रही होगी, हाँ खेड़ा थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस बस बस, ज़्यादा अधर निकल गए। हाँ यही चले, खेड़ा ये आपका हो जाएगा। खेड़ा, खेड़ा में किसानों ने सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न कह रहे हैं वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। याद कीजिए 1929 में ही मैंने बताया है पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी और वो पारित भी हुआ था, लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन आपका इधर हुआ है, यहाँ पर ये आपका लाहौर है जो कि वर्तमान में भारत में नहीं है। रावी नदी के तट पर हुआ था लाहौर अधिवेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन आप लोगों के सिलेबस में भी है। तो आपका ये लाहौर वाला अधिवेशन हो चुका। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत की एक नदी। बहुत बढ़िया प्रश्न, उत्तर भारत की एक नदी। और उत्तर भारत की नदियों में सबसे बढ़िया आपको है कि आप गंगा को ही दर्शा दीजिए। तो चलिए गंगा को दर्शा देते हैं। गंगा को हम लोगों ने दर्शा दिया, हालांकि ये वाला हिस्सा आगे निकल गया, वहाँ पहुँच गए तो उधर नहीं, यही आप लिख देना यहाँ पर ऐसे ला करके। और ये आपका है गंगा। ध्यान रखना, ये जो मैंने इधर से ये पहली वाली कैंची बनाई है, ये है आपकी हुगली नदी जो कि गंगा का ही एक शाखा है। तो गंगा नदी आपकी हो जाएगी उत्तर भारत की प्रमुख नदी में से। एक ताप विद्युत केंद्र में अभी मैंने आप लोगों को बुलंदशहर बताया है, नरौरा बताया है और मुंबई में तारापुर भी है। तो आप चाहे उसको कर दें या फिर आप सीधे वही वाला कर दीजिए, बार बार कंफ्यूज मत होइए, यहाँ से कुडनकुलम ही लिख दीजिएगा, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। कुडनकुलम, कुडनकुलम, कलपक्कम, ये तीन दोनों आपके अलग अगल बगल में ही हैं। कलपक्कम थोड़ा सा और इधर पड़ जाता है, कुडनकुलम यहाँ पर पड़ जाता है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह। पूर्वी तट का बंदरगाह कह रहे हैं जो कि अभी आपने पारादीप देखा था, लेकिन अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस स्थान पर, और इस स्थान पर है विशाखापत्तनम। कौन सा स्थान है बच्चों? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह आपका इस स्थान पर है, आंध्र प्रदेश में। अगला आप लोगों से पूछा जा रहा है चाय उत्पादक का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। देखिए चाय उत्पादक के लिए असम तो आपका पूरा पड़ा हुआ है, ये असम आपका पूरा पड़ा हुआ है। या फिर आप यहाँ पर सिक्किम का जो हिस्सा है टोपी जैसा देखते हैं उसके जस्ट नीचे सिक्किम वाले हिस्से पर आप यहाँ पर बना सकते हैं। सिक्किम के निचले ही मतलब पश्चिम बंगाल ही है, और इस हिस्से पर आप लोग दार्जिलिंग लिख सकते हैं। दार्जिलिंग जो कि बहुत ही फेमस स्थान है भारत में चाय के लिए, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। चाय का नाम सुन करके कहीं असम मत चले जाना। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर, और छत्तीसगढ़ आपको पता है यहाँ पर था, और छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर यही जहाँ हमने बिंदी रखा यही है। कौन सा? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है बच्चों? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, और अगला कह रहा है वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में मद्रास में। और मद्रास कहाँ है? तो मद्रास आपका इस स्थान पर है, मतलब ये बॉर्डर से सटा देना, बिंदी हमारी थोड़ी सी बॉर्डर। ओके बच्चों, परीक्षा के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ज़रूर बताएं बाद में अगले क्लास में कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज शाम आप लोगों का 5 बजे से या 5:30 बजे से, जो भी आप कमेंट में बताइए उस हिसाब से आप लोगों का इंग्लिश का क्लास चलाया जाएगा। परीक्षा के लिए आप लोगों को बेस्ट लक। मिलते हैं फिर इंग्लिश वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।